आज जब ये 12 सीटों के मनोनयन हुआ उसमें हम पार्टी को सीट नहीं मिला तो जो है रंग सामने आ गया। बाकायदा हम पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने स्पष्ट कर दिया कि नीतीश कुमार ने बाकायदा ध्यान नहीं रखा, कम से कम राय मशवरा भी नहीं लिया गया है। एनडीए ने गठबंधन धर्म नहीं निभाया है। भाजपा की पार्टी के विलय के बाद कई ऐसे नेता हैं जिनको अपना अस्तित्व खतरे में नजर आ रहा है। अल्लाह तो सब कुछ आरसीपी सिंह जी हैं। भाजपा ने देखा नहीं कि सांप में जहर है कि नहीं, लेकिन सांप है इसलिए डर रही है। एमएलसी की सीट है, ये गले का फंदा बन गया है। जी। खबरों का बाजार हमेशा गर्म रहता है। इन गर्म बाजारों से हमें मतलब नहीं है। हम खबरों का बाजारीकरण नहीं करना चाहते। हम उन खबरों की तह तक पहुंचना चाहते हैं जिन खबरों की वजह से आपके जीवन पर असर पड़ता है। हम खबरों का पंचनामा करते हैं। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। पंचनामा के इस खास शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस शो में हमारे साथ हैं हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा, जो खबरों की चीर फाड़ करते हैं, आपको एक ही खबर से अलग अलग एंगल से उसको बताते हैं। खबरें तो बहुत होती हैं, बहुत लोग खबर करते हैं, लेकिन विश्लेषण जो होता है, गहराई से ऑब्जर्वेशन, वो आपको इस खास शो में मिलता है। आज जो है एक बहुत बड़ी खबर है, आपको पता होगा रालोसपा का विलय जेडीयू में हुआ है। और उसके बाद आज की अगर बड़ी खबर की बात करें तो विधान परिषद की जो 12 सीटें थी, जो राज्यपाल के कोटे से मनोनयन होना था, बहुप्रतीक्षित कह सकते हैं। बहुत लंबे वक्त से प्रतीक्षा किया जा रहा था। एक साल से हम बता दें कि पिछले मई 2020 से सीटें खाली थी, लेकिन अभी तक जो है रुका हुआ था। अब जो है इसमें उपेंद्र कुशवाहा का नाम भी जुड़ गया। बाकायदा 12 लोगों का नाम जुड़ा है, जिसमें बीजेपी से 6 और जेडीयू से 6 है। अब इसको लेकर अलग खबर है कि बीजेपी कितनी सीटें चाहती थी, वो हमारा आज का मुद्दा नहीं है। आज हम बात करेंगे उपेंद्र कुशवाहा को विधान परिषद के लिए भेजा गया है और अब इस बात को पुष्ट करता है कि उनको कोई बड़ा मंत्रालय भी मिल सकता है। अब इसका बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है। आपको बताते हैं कि सबसे पहले तो जेडीयू के अंदर खलबली मची है, उसके बारे में बताएंगे। लेकिन हम आज बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे एनडीए गठबंधन की। हम पार्टी, ऐसा लग रहा है कि वो सबसे नीतीश कुमार की शुभचिंतक है और हर वक्त हनुमान बन के उभरते हैं। तो बार बार सर ये बता भी रहे थे कि कैसे वो जो है उनको विधान परिषद की सीट चाहिए, इसके लिए पूरा कोशिश दमखम लगाए हुए हैं। और आज जब ये 12 सीटों के मनोनयन हुआ उसमें हम पार्टी को सीट नहीं मिला तो जो है रंग सामने आ गया। बाकायदा हम पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने स्पष्ट कर दिया कि नीतीश कुमार ने बाकायदा ध्यान नहीं रखा, कम से कम राय मशवरा भी नहीं लिया गया है। और बड़े तल्ख अंदाज में कहा गया सर कि हम कोई बहुत बड़ा फैसला ले सकते हैं। ये शब्द छोड़ करके दानिश रिजवान का जो और रवैया था, जो कहने का लहजा था, वो बहुत कुछ कहा जाता है कि हम कोई बहुत बड़ा फैसला ले सकते हैं। गुस्सा जाहिर कर रहे थे। अब बात करते हैं वीआईपी पार्टी की। राजीव मिश्रा बहुत कद्दावर नेता है, कहा जाता है रणनीतिकार रहे वीआईपी के। वो बाकायदा उन्होंने कह दिया कि एनडीए ने गठबंधन धर्म नहीं निभाया है। तो इस तरीके से अब जो है बगावत सामने आना शुरू हो गया आज के दौर में। और बाकायदा राजीव मिश्रा तो कह दिया कि मुकेश सहनी ने बाकायदा 2020 के चुनाव के दौरान कह दिया था कि नोनिया समाज से एक को विधान परिषद की सीट भेजना है और बाकायदा नेताओं का नाम गिना दिया, क्योंकि उनको भी अपने नेताओं को संतुष्ट करना है। तो अब जो है ये बगावत जो है आज साफ तौर पे आ गया। लेकिन सर अब बात जेडीयू की भी अगर करेंगे तो कहीं ना कहीं रालोसपा की पार्टी के विलय के बाद कई ऐसे नेता हैं जिनको अपना अस्तित्व खतरे में नजर आ रहा है। अलग बात है कि नीतीश कुमार ये एक बात कह चुके हैं कि हमारे बात तो सब कुछ आरसीपी सिंह जी हैं, लेकिन अब उनको भी कहीं ना कहीं डर हुआ है। और उसके बाद जो अशोक चौधरी है, इस अशोक चौधरी ने फेसबुक पे पोस्ट भी शेयर किया था कि कुछ निगेटिव की, मतलब अभी ये दौर है लेकिन एक वक्त आएगा जब हम कुछ इस तरह से पोस्ट किया था। तो शायद मुझे लगता है कि कहीं इस कॉन्टेक्स्ट पे तो नहीं है कि उपेंद्र कुशवाहा को लाया गया है तो हर कोई अपने अस्तित्व को लेकर कहीं ना कहीं डरा हुआ है कि मेरी स्थिति अब क्या होगी पार्टी के अंदर। तो सर एनडीए के अंदर तो भूचाल आ गया है और ये रहा सिंपल इन्फॉर्मेशन जो खबरें थी। अब है कि सर विश्लेषण, इस पे क्या सोच रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा के आने के बाद क्या क्या किसके अंदर डर है, एनडीए का क्या स्वरूप होगा, किस तरह से खलबली मचेगा। तो आज आपका विश्लेषण जानना चाहेंगे सर। देखिए बहुत सिंपल है जी। उपेंद्र कुशवाहा का मोह नहीं है जी। उपेंद्र कुशवाहा से प्यार नहीं है, प्यार उस कुशवाहा वोट बैंक से। नीतीश को पता है कि मैं अकेले कुछ नहीं हूँ, मेरे साथ अगर ये पूरा समाज एक साथ आ जाता है जो लोग कुछ, तो फिर बड़ा वोट बैंक है। और भाजपा भी पता नहीं क्यों दूर से ही डर रही है। भाजपा ने देखा नहीं कि सांप में जहर है कि नहीं, लेकिन सांप है इसलिए डर रही है।
जी भाजपा जो कि लीड कर रही थी, जिसको मैंडेट नीतीश से बड़ा मिला था, जी वो लीड करने में भी डर रही थी, उसने नीतीश को आगे कर दिया। लेकिन पर्दे के पीछे खेल हो रहा था। जी भाजपा ताकत को अपने पास संपूर्ण लेने के लिए जी और आत्मनिर्भरता की ओर बिहार में बढ़ रही थी, जी सत्ता की तरफ। लेकिन इसमें विघ्न डाल दिया गया। इसमें विघ्न नीतीश कुमार की स्ट्रैटेजी ने डाला। जी नीतीश कुमार ने कहीं साबित कर दिया कि ये छोटी मोटी कुर्बानियां देकर बड़ा राजनीतिक बड़े बात साबित करता है। और वो जो मुहावरा लिखा गया था वशिष्ठ नारायण के द्वारा, जी छोटी मोटी महत्वाकांक्षाओं का बड़े सपनों में मिला, ये यही था। नीतीश वो बड़ा सपना देख रहे हैं, आत्मनिर्भरता की ओर। जदयू जी जदयू के साथ भी समस्या है ना, जदयू भी बार बार अन्य पार्टियों के साथ ही सरकार बना पा रही है। तो अब वो भी आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना चाहिए। जब भाजपा जैसी पार्टी, जिसका 2015 में स्थिति ऐसा हुआ था कि उसको कोई पूछने वाला नहीं था, वो ये हिम्मत कर सकती है कि वो आत्मनिर्भर हो जाए, तो फिर नीतीश कुमार को तो होना ही चाहिए। और यहीं से वह सारी बातें शुरू होती हैं। आज आप जो सारी बातें आपने लगभग बता ही दी, लेकिन फिर भी उसे मैं थोड़ा अलग तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने कहा कि मांझी जी को एक सीट चाहिए थी, इसलिए वो लगातार हनुमान बनकर आ रहे थे सामने, यस सर, गुड नाइट सर, गुड इवनिंग सर कर रहे थे। नीतीश से बढ़िया कोई नहीं। तो फिर आज क्यों अचानक बुरा कैसे हो? अचानक बुरा कैसे हो सकते हैं? ऐसी दोस्ती कैसी है भाई कि विधान परिषद की सीट ना मिली, आप कड़ा फैसला ले सकते हैं? आपको नहीं पता है कि नीतीश कुमार जो सबसे नया होता है उससे ज्यादा प्यार करता है जी। ये उस राजा की तरह है, नई जो पत्नी लेकर आएंगे जीत कर उसको ज्यादा प्यार करेंगे जी। बाकी लोग को बुरा लगना लाजमी है, कितना भी बढ़िया हो, लेकिन बुरा तो लगता है। और यही हाल है। मुकेश सहनी के बारे में आज एक और अच्छी बात लगी कि उन्होंने नीतीश पर हमला नहीं किया, उन्होंने सीधा भाजपा के ऊपर हमला किया। क्योंकि आज वो बात साबित फिर से हुई मेरी कि वो एनडीए का हिस्सा नहीं था, बल्कि एलआई है। वो भाजपा के एलआई बनकर आए हैं इस एनडीए में। और भाजपा ने ऑब्वियसली उनसे प्रोमिसेस किए होंगे। लेकिन देखिए यहाँ समझिए, सबका गेम है। मांझी जहां अपने दामाद के लिए सोच रहे हैं एमएलसी की सीट और फिर मंत्रालय, वहीं मुकेश सहनी क्या सोच रहे हैं कि उनको टेम्पोररी जो कूपन रिचार्ज का दे दिया गया है ये तो खत्म हो जाएगा, इसके बाद फिर क्या हो गया। और कहीं ना कहीं अपने भाई को, पार्टी के अन्य लोगों को, उनको बनाना था एमएलसी। ये ननुया बिंद तो ये कहने की चीजें हैं। उनको याद आ रहा है आज नोनिया क्यों नहीं अपनी सीट कुर्बान कर दी नोनिया के लिए। समय तो था उनके पास। और आज जब ये सारी चीजें हो गई हैं तो कहीं ना कहीं साबित करता है ये कि यहाँ अगर मांझी और मुकेश सहनी आए हैं तो केवल अपनी महत्वाकांक्षा साधने आए। इन्हें एनडीए से मतलब नहीं है, इन्हें नरेंद्र मोदी से मतलब नहीं है, इन्हें नीतीश कुमार से कोई मतलब नहीं है। अगर इनके व्यक्तिगत पार्टी को, निजी स्वार्थ को, अपने परिवार के लोगों को कुछ मिल जाता है तो ठीक है, वरना नहीं। हालांकि खबर तो ये भी आई थी कि मांझी जी की तरफ से उनके वो जो प्रवक्ता आज हल्ला कर रहे थे धनेश रिजवान जी, वही बनने वाले थे। उनके और उनके दामाद के बीच में कुछ चल रहा था। तब वाकई में आक्रोश उनका वाकई में निकल के आ रहा था कि ऐसा लग रहा है उनकी महत्वाकांक्षा है। लेकिन बात यही नहीं है। आज जिस तरह से इन्होंने प्रेम दिखाया है उपेंद्र कुशवाहा के, संसदीय दल का अध्यक्ष बना दिया, एमएलसी बना दिया, आज कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा भी एक्सपोज हो गए ना। कल हमने कहा था कि झूठ बोल रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, आज तो समझ में आ रहा होगा ना। हमने कहा अलग है कोई, मांझी जी को मिलता है तो बेटे को बनाते हैं, मुकेश सहनी को मिलता है तो खुद बनते हैं, भाई को प्रॉक्सी बना के भेज देते हैं। किसी को भी यहाँ केवल राजद पर ही आरोप लगता है कि परिवारवादी है, परिवारवादी। सभी परिवारवादी हैं, सभी परिवारवादी हैं और सभी अपने परिवार के आसपास ही घूमते हैं। केवल नीतीश कुमार हैं जो कि अपने समाज के आसपास घूमते हैं, तो उससे तो इन लोगों से बेहतर है। लेकिन कहीं ना कहीं जो नीतीश कुमार की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा है वो ये है कि उनकी कुर्सी उनके पास रहे, और उसके चलते ये सारी कुर्बानियां वो देते हैं। आज अपनी पार्टी में कई लोगों को नाराज कर दिया। राजीव रंजन ने जो बयान दिया है, एक बड़ा समाज है पटना का, बिहार में अच्छा वोट बैंक है सवर्णों में, लाला जाति का, कायस्थ जाति का, और उस जाति से पक्का प्रॉमिस किया गया होगा। प्रॉमिस तो पक्का किया होगा। ऐसे ही आपको याद होगा कुछ दिनों पहले आर.के. सिन्हा को राज्यसभा भेजा गया था, उनको दोबारा नहीं कंसिडर किया गया, तो वहां भी कायस्थ समाज को झटका लगा था और यहाँ भी झटका लगा। तो एनडीए तो कायस्थ समाज को हैसियत दिखा दी ना। लेकिन क्योंकि एनडीए में कायस्थ समाज से ही एक मंत्री बने हैं नितिन नवीन, जो कि हमारे यहाँ के विधायक है बांकीपुर के, इसलिए एनडीए को बैलेंस कर लेती है। लेकिन इतना ही केवल नहीं है। आज अगर मांझी और मल्ला साथ में मिलकर और अगर ये तय कर लेते हैं कि नहीं एनडीए को एहसास दिला देना है, तो कोई बचा नहीं पाएगा। नीतीश कुमार की पार्टी में भी जबरदस्त असंतोष है।
कई लोगों, मैंने कहा था कुछ दिनों पहले भी मैंने चर्चा की थी कि ये जो एमएलसी की सीट है ये गले का फंदा बन गया है, निपटा ही नहीं। और आपने सही कहा था थोड़ी देर पहले, हमने कई दिनों से ये चर्चा की थी कि उपेंद्र कुशवाहा के चलते मात्र ये एमएलसी का जो मनोनयन है ये रोका हुआ है। जिस दिन तय हो जाएगा, जिस दिन विलय हो जाएगा, उसके 2 दिन 3 दिन में ही हो जाना है। और देखिए वही हुआ। कितना प्रिडिक्टेबल है, कितना आसान है समझना बिहार की राजनीति को, अगर इस तरीके से आप समझते हैं तो। लेकिन अभी असली खेल बाकी है। जितना आप समझ रहे हैं उससे ज़्यादा कहीं बातें बढ़ चुकी हैं। अगर मुकेश सहनी दबाव बनाएंगे भाजपा के ऊपर, तो भाजपा तो मुकेश सहनी को बहुत हद तक हैंडल कर सकती है, लेकिन ये सेम बात नीतीश कुमार के लिए नहीं कही जा सकती है। नीतीश कुमार कितना प्रभाव मांझी जी के ऊपर रखेंगे इस बार, ये बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा होगा। क्योंकि मांझी जी पिछली बार जब नीतीश कुमार के हाथों शहीद हुए थे राजनीतिक रूप से, तो उन्होंने ये प्रण कर लिया था और समझ भी गए। और इस बार भी जब आए हैं तो मांझी जी की राजनीति सबको समझ में नहीं आ रहा है। जैसे ही एनडीए में उनको महागठबंधन में लगा कि काम बनने वाला, सबसे पहले व्यक्ति है जो जाकर सेटिंग करके अपना तय कर लिए थे। और दूरदर्शिता दिख रही है उनकी राजनीति में, अपने लिए, कम से कम बिहार के लिए दिख रही, अपने लिए दिख रही है। और यही बातें जब हम व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं एनडीए के, तो हमें साफ समझ में आता है कि मुकेश सहनी जो कि पहली आरक्षण के मुद्दे पर कहीं ना कहीं नाराज चल रहे हैं, लगातार भाजपा से उनका इस तरह से बना हुआ है। यहाँ तक कि अमित शाह ने भी स्पष्ट कर दिया है कि कुछ मिलने जा नहीं रहा है नया कुछ उनको। अमित शाह ने बयान एकदम स्पष्ट दिया है, जो बात हुआ था वो सब मिल चुका है। लेकिन उसमें भाजपा ने खेल कर दिया है ना। अगर पूर्णकालिक एमएलसी दे दिया होता तो विश्वसनीयता बढ़ी रहती भाजपा के प्रति मुकेश सहनी की। लेकिन अपना समाज का दबाव तो है ही, पार्टी का दबाव है ही। लोग पूछ ही रहे हैं कि आप ही चुनाव लड़िएगा, आप ही एमएलसी बनिएगा, आप ही मंत्री बनिएगा, आप ही का भाई मंत्री के बन के घूमेगा, तो हम लोग क्यों हैं इस पार्टी में? बाकी लोग क्यों संघर्ष कर रहे हैं? निषाद समाज में 1-2 उपजातियां नहीं है, इतनी जातियां हैं कि गिनने जाएगा तो उंगलियां कम हो जाएंगी, उंगलियां नहीं, नोनिया, बिन, बला, बिलदार पूरा है। और उसमें जब पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि केवल एक नोनिया जाति के कहने से नहीं होगा। इन सारे समाज के लोगों को आपको आरक्षण भी दिलाना होगा, इन लोगों को आपको सदन में स्थान भी दिलाना होगा। और केवल मुकेश सहनी के वहां बैठने से इस समाज को बहुत फायदा होने वाला है नहीं, क्योंकि डिसीजन तो अब तक तो मुकेश सहनी को इस बात का एहसास हो गया होगा, जो बातें मैंने उनको एहसास कराई थी कि आप मंत्री जरूर बने हैं लेकिन मंत्रालय आपके हाथ में नहीं है, वो नीतीश कुमार ही चलाएंगे, वो नीतीश कुमार के ब्यूरोक्रेट्स ही चलाएंगे, आप नहीं चलाएगा। और जितने लोग मंत्री बने हैं सबका गुस्सा ऐसे ही नहीं है। आज ही देख रहे थे आप सदन में मंच के सामने जिस तरह से बात कर रहे थे भाजपा के मंत्री, आपको नहीं एहसास हो रहा था कि कहीं ना कहीं वो किस बात से कुंदित हैं? वो गुस्सा नजर नहीं आ रहा था आपको? और वो गुस्सा नीतीश के हर मंत्री में है। अशोक चौधरी के बारे में आप कह रहे हैं कि लिख रहे हैं एक बड़ा लंबा पोस्ट और उदासीनता, उदार रवैया दिखा रहे हैं। लेकिन यही बात है ना, राजनीति में संभावनाएं कब बदल जाए। वही उपेंद्र कुशवाहा बाहर बैठे हुए थे, उनको पूछ नहीं रहा था कोई, आज अंदर आए हैं तो इतना सम्मान मिल रहा है, संसदीय दल का अध्यक्ष बना दिया गया, उनको एमएलसी बना दिया गया, वशिष्ठ नारायण बाबू को चला तो हो सकता है मंत्रियों बन जाए। और फिर उनकी पार्टी में संतोष शुरू होगा। पूरी रालोसपा को लेकर रालोसपा को आप लेके आए और रालोसपा खत्म नहीं हुई है, विलय जरूर हो गया लेकिन रालोसपा है। जब आप खुद सोचिए, जब जदयू के लोग पूरा बैठते होंगे कार्यालय में, तो रालोसपा लोग एक साथ नहीं बैठता होगा, वो तो नेचुरल है। शुरुआती दौर में तो बैठ भी कीजिएगा, बाद में अलायंसेस बनाइएगा अपना अलग अलग, लेकिन शुरू में तो रालोसपा बुझाए तो यहाँ रालोसपा बैठा हुआ है, यहाँ जदयू के लोग बैठे हुए हैं, तो बैठ के डिस्कस नहीं कर रहा होगा लोग कि उपेंद्र जी एमएलसी बन गए हैं, उपेंद्र जी को पहले दिन भी फायदा हो गया, हम लोग को क्या मिला अभी तक? राजनीति में जब तक व्यक्तिगत रूप से किसी को फायदा नहीं होता है तब तक विचारधारा जो है उसका ईंधन मिलता नहीं है। और इसीलिए कोई भी आंदोलन करते वक्त ये नेता खास तौर पर पहले ध्यान रखते थे कि जब रिवॉर्ड लेने की बारी आए तो सेना को आगे किया जाता है, सेनापति धीरे से पीछे हो जाता है। लेकिन आज कल के सेनापति कैसे हैं आपको अच्छे से पता है। और नीतीश जी को ही इन लोगों को चराना खूब आता है, बहुत अच्छे से नीतीश जी सेट करते हैं गोटी। आज बताइए, इस बात को समझिएगा और आप भी समझिएगा कि नीतीश जी ने जब पहला मंत्रिमंडल विस्तार किया तो सब कुछ कंट्रोल में भाजपा के था। जब उन्होंने दूसरा मंत्रिमंडल का विस्तार किया, पहले निर्माण किया दूसरा विस्तार किया, तो विस्तार में पूरी तरह से नीतीश हावित है। उन्होंने अपना सारा एजेंडा स्थापित किया और नीतीश कुमार इतने मैंने स्ट्रांगली उसको इम्पोज कर रहा है कि जब विलय करेंगे तब तय करेंगे कि एमएलसी कौन बनेगा। और भाजपा को बस दे दिया गया कि ये आपका लिस्ट है, लाइए आपका लोग। और बाकायदा सर सीट को लेके चला ही, ये बहुत बड़ी बात है, छोटी सी बात है। बजट
जो है दुगना के लगभग है, तो आप कहिए कि दुगना मंत्रालय ले लिया गया, सीधी सी बात है जी। तो हर मामले में आप देखिए इसमें और भी संभावना है। मैं कल के पंचनामे में एक और बड़ा खुलासा करने जा रहा हूँ। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि नीतीश कुमार की तैयारी क्या है। ये तो सब समझ रहे हैं नीतीश कुमार चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन चुनाव में कौन सा समीकरण साधना चाह रहे हैं। एक लौकुश समीकरण के अलावा अभी एक बड़ा समीकरण जो नीतीश कुमार साधने जा रहे हैं, और उसके बारे में स्ट्रॉन्ग इनपुट है कि वो अंदर ही अंदर सेटिंग कर चुके हैं। तो ये आज का पंचनामा विश्लेषण था। आपने देखा कि कैसे उपेंद्र कुशवाहा के आने के बाद एनडीए के अंदर तो खलबली मची ही है, खुद जेडीयू के अंदर खलबली मची है, क्योंकि नीतीश कुमार के बाद कहीं ना कहीं अब महत्वाकांक्षा की होड़ लगी। इसके बाद कौन नेतृत्व और बागडोर अपने हाथ में लेगा। और उपेंद्र कुशवाहा का मान लीजिए वोट बैंक भले ही घटा हो, लेकिन एक वो स्थापित नेता हैं। एक वक्त था जब वो उनको प्रतिपक्ष का नेता बनाया था नीतीश कुमार ने, तो वो चीज़ें वो प्रभाव है। इसलिए जेडीयू के अंदर भी कहीं ना कहीं, चाहे वो अगर नाम लेने से ललन सिंह हो गए, अशोक चौधरी हुए, बाकी कई तमाम नेता हैं, और आरसीपी सिंह खुद, क्योंकि वो कहा जाता है कि वो उपस्थित भी उस वक्त नहीं थे, और कहा जा रहा था कि हालांकि नीतीश कुमार ने फिर जिक्र भी किया था, बहुत सारे पावर सेंटर्स बन गए जी, और नीतीश कुमार ने बकायदा जिक्र भी किया था कि आरसीपी बाबू ने पत्र भेजा है, मतलब उनका जिक्र कर रहे थे, शायद उनको बुरा ना लगे, शायद जो मैं ऑब्जर्व कर पाया, स्पेसिफाई करने की, हाँ, ताकि लोगों में मीडिया में मैसेज ना जाए कि आरसीपी सिंह उपेंद्र कुशवाहा में नहीं बन रहा। खबर तो हमने सुबह में चला दी थी, और एक बात तो पहुंच ही गई थी उनके तक कि लोग आरसीपी सिंह को खोजेंगे, इसीलिए उन्होंने वैकल्पिक व्यवस्था कर ली थी। जी, तो ये आज का पंचनामा विश्लेषण था कि किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा के आने के बाद जो है अब एनडीए में खलबली मचनी तय है, और इसकी शुरुआत हो चुकी है। आप देखते रहें भारत लाइव, साथ ही साथ आपको जो यूपीआई नंबर दिख रहा है उस पर आप डोनेट करिए यथासंभव, ताकि हम इसी तरीके से सच्ची और निर्भीक पत्रकारिता आप लोगों के लिए करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।